चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, स्टेटिस्टिक में जब कोई भी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस फॉर्म में हो, मतलब कि जब जो है वो क्लास दिए गए हो इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जैसे 10 to 20, 20 to 30 ऐसे क्लास हो और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी हो ना, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड यूज होती है। कैसे यूज होती है उसका डिटेल कल हमने समझा था कि नहीं हमने, कि कैसे जो है वो आपको क्वेश्चन में नॉर्मल वेरिएबल्स दिए गए होते हैं, उससे पहले जो है वो स्टैंडर्ड वेरिएबल z में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। दो हेल्पर्स हमारे साथ होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, उनके थ्रू हम लोग z में कन्वर्ट करते हैं पहले वैल्यू को, और फिर ग्राफ बनाकर टेक्स्ट बुक के एंड में जो z स्कोर टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना। ये पूरी मेथड कल हमने डिटेल में समझी थी ना। हमने कल सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन किया था, फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन ई, उसका पहला क्वेश्चन हमने किया था। अब उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करें, तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। सेक्शन ई में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया ना, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसी मेथड से। अभी जो है वह वही मेथड है हमारी, तो ध्यान से समझना है इसे भी। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, द एवरेज वेट ऑफ 500 पर्सन ऑफ एज बिटवीन 20 years to 26 years of certain area is 55 kg and its variance is 100 किलोग्राम स्क्वायर। भाई यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई 500 लोग हैं 20 to 26 years के बीच में, और उनकी वेट की इंफॉर्मेशन है, उनके वजन की इंफॉर्मेशन है, और उसका मीन और वेरिएंस है। मीन दिया हुआ है और वेरिएंस, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए ना, उसका स्क्वायर कहलाता है वेरिएंस, वो दिया हुआ है। The weight of this person follow normal distribution and according to the weight of person they can be categorized as under. Person having weight more than 70 kg is in the fat person group. जिनका वजन जो है वो 70 kg से ज्यादा है तो वो फैट पर्सन कहलाएंगे। Person having weight between 50 to 60 kg is a healthy, बराबर ना, वो हेल्दी पर्सन ग्रुप में कहलाएंगे 50 to 60 वेट वाले। एंड अ पर्सन हैविंग वेट लेस देन 35 kg इज अ फिजिकली वीक पर्सन, वो फिजिकली वीक पर्सन के ग्रुप में कहलाएंगे। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द नंबर ऑफ फैट पर्सन, नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन एंड नंबर ऑफ फिजिकली वीक पर्सन इन दैट एरिया। कि हमें यहाँ पर इन 500 में से इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिट पर्सन कौन से हैं, हेल्दी पर्सन कौन से हैं, फैट पर्सन, हेल्दी पर्सन कौन से हैं और वीक पर्सन कौन से हैं, वो पर्सन के हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी ही हमें फाइंड करनी है, बराबर ना। तो देखो, इनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढे ना, एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख देंगे हम लोग उसका मीन एंड वेरिएंस। मीन दिया हुआ है हमारा 55 kg और वेरिएंस है 100 kg स्क्वायर। भाई मीन हम लोग कहते हैं, मीन मतलब ये म्यू की साइन हम लोग कहते हैं, वो आता है 55 kg, वो दिया हुआ है। एंड वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस, वेरिएंस हम लोग सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। वेरिएंस 100 kg स्क्वायर है, और हमें तो चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें क्या चाहिए होता है उसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, वेरिएंस थोड़ी। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ सिग्मा चाहिए, तो वो कैसे ढूंढते हैं, जो 100 दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 kg, ये kg स्क्वायर, ये 10 kg कहलाता है। हमारे लिए तो फॉर्मूला वाइज तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना। अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर देंगे। समझ आ रही है ना बात है, ये दो हमारे हेल्पर्स हो गए ना। अब उसके बाद सबसे पहला हमें फाइंड करना है पर्सन हैविंग वेट मोर देन 70 kg। मोर देन 70 उसे कैसे लिखा जाता है। अब देखो एक बात बता रहा हूं, जैसे उसमें सेकंड क्वेश्चन है कि 50 to 60 kg। अब 50 to 60 kg हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50x 60। कल हमने बताया था ना, ऐसे लिखा जाता है ना भाई, बिटवीन 50 to 60, तो 50x एंड 60 मतलब 50 और 60 के बीच में। अब इसमें जब पूछा हुआ हो कि भाई मोर देन 70, तो मोर देन ऐसा लिखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 एंड x, बस 70 और उससे ज्यादा, कहां तक ज्यादा वो नहीं दिया हुआ है, बरोबर ना, 70 से ज्यादा, लेकिन कहां तक वो नहीं दिया हुआ, तो एक ही नंबर लिखा जाता है। जब दिया हुआ 50 से ज्यादा और 60 से कम, तो उसे कहते हैं ना 50 और 60 के बीच में, बरोबर ना। लेकिन जब दिया हुआ ही हो कि 70 से ज्यादा, मोर देन 70, अब मोर देन 70 मतलब बस 70x और तीसरा नंबर नहीं लिखते,
इसे कहते हैं मोर देन 70। समझ आ रहा है? और जब लेस देन लिखा हुआ हो, जैसे इसमें दिया हुआ लेस देन 35, तो लेस देन 35 मतलब कि भाई उसमें लिखा जाता है x लेस देन एंड इक्वल टू 35, भाई 35 से कम, बरोबर ना? सिंबल यही रखा करो तो कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंबल यही लेस देन एंड इक्वल टू का ही रखा करो। जब मोर देन पूछा हुआ हो तो पहले लिखते हैं भाई 70 और उससे मोर, ये लिखा जाता है। और जब लिखा हुआ है भाई लेस देन 35 तो 35 और उससे कम, बरोबर ना? जो ढूंढना हो भाई 35 उससे कम ये x वो ढूंढना है, वो प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। समझ आ रही है बात? तो यहां जैसे पूछा हुआ है कि भाई मोर देन 70, तो मोर देन 70 kg उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ढूंढते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 एंड मोर, 70 लेस देन एंड इक्वल टू x, भाई 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा कहां तक? तो हर एक इनफाइनाइट तक। समझ आ रही है बात? तो हम लोग क्या करते थे, जब ऐसा जो है वो ये आ जाए इसमें x में, तो उसको पहले z में कन्वर्ट करते थे। कल हमने मेथड देखी ना, सबसे पहला काम किया जाता है उसको x को z में कन्वर्ट करना, z स्कोर में इसे कन्वर्ट करना। तो उसके लिए z की फॉर्मूला आती है ना, कल हमने लिखवाई थी कि z इक्वल टू x माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसे भी ऐसे ही कन्वर्ट करा ना कि यहां पर x की जगह पर 70 माइनस मीन, तो मीन कितना है 55, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, ये वेरिएंस नहीं, लेस देन एंड इक्वल टू x। जो z में आ जाएगा इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 माइनस 55, तो 15 डिवाइड बाय 10 तो 1.5 एंड z, अब z लिखेंगे 1.5 से ज्यादा। भाई इसे z में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ना कि भाई इसके हिसाब से ग्राफ बन जाए। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यू जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारा कि यहां पर 0, ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब यहां पर है 1.5 एंड मोर, तो 1.5 पहले नंबर, ये 1.5 ग्राफ में कहां पर आ सकता है? तो 1.5 ग्राफ में आ सकता है 0 से आगे ना, प्लस साइड पे आएगा ना, प्लस 1.5 है तो 0 से आगे कुछ करीबन यहाँ पे आएगा। अंदाज ऐसे रखेंगे कि हाँ भाई 1.5 यहाँ पे आया, और 1.5 से कहां तक लेना है, कुछ लिमिट के 1.5 से आगे कहां तक लेना है, कुछ भी ऐसा नहीं ना, सिर्फ होता है इसमें 70 एंड मोर, कन्वर्ट करो तो 1.5 एंड मोर, तो मोर कहां तक? तो इनफाइनाइट तक। भाई ये मोर देन पूछा हुआ है 70 से मोर देन, तो इसका मतलब वहां से इनफाइनाइट तक का हमें आंसर ढूंढना है, इनफाइनाइट तक। समझ आ रही है बात? है ये जो मैंने शेड किया 1.5 से एंड तक का जो है वो हमें आंसर फाइंड करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? वो तो चलो z स्कोर टेबल से मिलेगी हमें, z स्कोर टेबल से 1.5 का आंसर मिलेगा। 1.5 का आंसर मतलब क्या कहलाता है पता है? कि वो एरिया कहलाता है 0 से 1.5 का। पीछे आप टेबल से 1.5 का आंसर तो आप लोग ढूंढ लोगे, लेकिन वो एरिया क्या कहलाता है? 0 से 1.5 का एरिया कहलाता है। जो भी पीछे आप लोग आंसर ढूंढते हो वो हमेशा 0 से मिलता है। अगर आप खाली 1.5 का आंसर लिख दोगे तो मतलब तो वो इतना हिस्सा हुआ, ये जो खाली हिस्सा है वो मिला हमें, हमें तो ये हिस्सा ढूंढना है। तो ये हिस्सा कैसे ढूंढा जाता है? तो एक पॉइंट समझना कि कोई भी ग्राफ हो ना, ये रफ में बता रहा हूं, कोई भी अगर ग्राफ हो ना, उस ग्राफ में जब प्लस और माइनस इनफाइनाइट होता है तो 0 से इनफाइनाइट तक का, प्लस साइड हो या माइनस साइड हो, 0 से इनफाइनाइट तक की प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 की कहलाती है। भाई यहां पर बीच में लाइन है 0 से इनफाइनाइट तक, एकदम इनफाइनाइट तक की प्रोबेबिलिटी वो कितनी कहलाती है? 0.5, बरोबर। यहां पर भी 0 से माइनस इनफाइनाइट तक की प्रोबेबिलिटी वो भी कितनी कहलाएगी? 0.5 कहलाएगी। तभी तो पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है ना, इस साइड 0.5 उस साइड 0.5, तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए 0 से कभी भी इनफाइनाइट तक का आंसर पता करना हो ना, तो इनफाइनाइट तक का आंसर 0.5 ही होता है। आपके टेक्स्ट बुक के एंड में देखो जो z स्कोर टेबल दी गई है ना, उस z स्कोर टेबल में ऊपर भी दिया हुआ है कि 0 टू माइनस इनफाइनाइट एंड 0 टू प्लस इनफाइनाइट, उसका आंसर हमेशा कितना रहेगा? 0.5 रहेगा। तो अब
अगर हमें इतना हिस्सा ढूंढना है ना, तो वो कैसे ढूंढते हैं? प्लस माइनस करके। कल मैंने बताया था मेन लॉजिक है ना आपका प्लस माइनस में ही आएगा कि किसका प्लस करना है या किसका माइनस करना है हमें, बराबर। जैसे अगर हमें इतना हिस्सा ढूंढना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे? जीरो से इनफाइनाइट तक का एरिया लिखेंगे, जीरो से इनफाइनाइट तक का एरिया, और उसमें से ये जीरो से 1.5 का एरिया माइनस कर देंगे। जीरो से इनफाइनाइट में से जीरो से 1.5 का एरिया, ये आगे का खाली एरिया माइनस कर दें तो बाकी का ये एरिया मिल जाएगा ना। ये एरिया का हो या प्रोबेबिलिटी का हो, वो मिल जाएगी ना हमें। समझ आ रही है ना बात? बराबर ना। टोटल में से अगर इतना खाली हिस्सा माइनस कर दो तो बाकी का ये मिलेगा। तो वो लिखेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू, ये ग्राफ बनाया तो अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, जेड स्कोर टेबल पर से अगर वैल्यू लिखें कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1.5 एंड मोर, 1.5 लेस देन एंड इक्वल टू जेड, मतलब 1.5 से ज्यादा, तो डायरेक्ट लिखा जाता है कि जीरो से इनफाइनाइट तक की वैल्यू ढूंढेंगे। जीरो से इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आती है? 0.5, और माइनस उसमें से जीरो से 1.5 की वैल्यू, जीरो से 1.5 की वैल्यू। तो आप लोग ग्राफ में देखो 1.5 की वैल्यू कितनी आ रही है। जो आपका ग्राफ होता है, बराबर, जो एंड में दिया हुआ है, टेबल जो दिया हुआ है, टेबल जो टेबल दिया हुआ है उसमें 1.5 और पीछे कोई नंबर नहीं है, तो 1.5 का पहला नंबर उसमें चेक करो कितना आ रहा है। वो कुछ नंबर आ रहा है 0.4332। कितना आ रहा है 1.5 का आंसर? 0.4332। तो ये हमारा आंसर ना, 0.5 में से पूरे में से इतना खाली हिस्सा माइनस कर दें 4332, तो कितना बचेगा? वो बचेगा 0.0668, 0.0668 ये बचेगा। ये प्रोबेबिलिटी कहलाई कि 1.5 से ज्यादा हमें फाइंड करना था, वो प्रोबेबिलिटी 0.0668 कहलाया। या कहो 70 से ज्यादा केजी वाले कितने लोग थे, उसकी प्रोबेबिलिटी वो ये। और जब प्रोबेबिलिटी मिल जाए ना, तो कल भी ये मैंने बताया था, जब प्रोबेबिलिटी मिल जाए उसमें हमें फाइंड करना हो अगर परसेंटेज, सपोज इसके ऊपर से परसेंटेज ढूंढने, भाई कितने परसेंटेज लोग 70 केजी से ज्यादा हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो वो परसेंटेज मिल जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना हो ना, जैसे इसमें पूछा हुआ है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन, कि भाई कितने लोग फैट हैं, वो नंबर ढूंढने हैं। तो जब भी नंबर ढूंढना हो ना, तो जो टोटल आंसर मिले ना, जो टोटल आंसर मिले उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज ढूंढना हो तो टोटल परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ढूंढना हो तो टोटल नंबर, इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 500 पर्सन है ना, तो यहां पर उसको 500 से मल्टीप्लाई, वो सेंटेंस लिख देंगे कि नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट मोर देन 70 kg, इक्वल टू ये 0.0668 मल्टीप्लाई 500 कर देंगे। 0.0668 जो प्रोबेबिलिटी मिली मल्टीप्लाई टोटल 500। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 66 आधा करो 33.4 समथिंग कुछ आएगा, 33.4, तो अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 33 पर्सन्स, बराबर। पर्सन है तो पर्सन को पॉइंट में थोड़ी लिखा जाएगा, 33.4 पर्सन, ऐसे थोड़ी, पर्सन को तो राउंड फिगर लिखा जाएगा ना, बराबर ना। तो अप्रोक्सीमेट 33 पर्सन, मतलब 500 में से 33 ऐसे पर्सन है कि जिनका वेट 70 केजी से ज्यादा है, मोर देन 70 केजी। समझ आ रही है मेथड? स्टेप समझ में आ रहे हैं ना? जैसे फर्स्ट किया ना, वैसे ही सेम दूसरा ढूंढे कि जिसमें हमें वेट फाइंड करना है बिटवीन 50 टू 60 केजी, 50 और 60 केजी के बीच का वेट हमें ढूंढना है, तो वो हम लोग फाइंड करें। तो सेकंड वाले में जब 50 और 60 केजी के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए ऐसा लिखे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50x टू 60, 50 और 60 के बीच में हमें ढूंढना है, बरोबर ना। ऐसा ही लिखा जाएगा ना। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, ये x की वैल्यू है, पहले से z में कन्वर्ट करें इसी फॉर्मूला के हिसाब से, बरोबर ना, z में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी, पहले इसे अगर कन्वर्ट करें तो x माइनस मीन 55 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वो 10,
50 माइनस 55 अपॉन 10 x यहाँ पर 60 माइनस मीन 55 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 10। जो इनका माइनस करें तो प्रोबेबिलिटी 50 माइनस 55 माइनस 5 अपॉन 10 तो माइनस 0.5 z, अब z लिख देंगे क्योंकि ये z में कन्वर्ट हो गया अब। एंड यहाँ पे 60 माइनस 55 5 अपॉन 10 ये भी 0.5, माइनस 0.5 से प्लस 0.5 के बीच में हमें ढूंढना है। तो अब अगर इसके ऊपर से ग्राफ बनाए कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू के हिसाब से अगर ग्राफ बने ना तो उनमें ये 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। देखो वैल्यू क्या ढूंढनी है, माइनस 0.5। माइनस 0.5 कहां पर आएगा, 0 से इस साइड माइनस साइड आएगा ना वो, तो 0 से थोड़ा सा दूर, ये सपोज लिखे हम लोग माइनस 0.5 और यहाँ पे प्लस 0.5। प्लस 0.5 मतलब 0 से इस साइड लिखेंगे ये प्लस 0.5, बराबर ना, इतना आएगा ना, माइनस 0.5 और प्लस 0.5। तो भाई माइनस 0.5 से प्लस 0.5 की जो है वो वैल्यू, ये पूरा बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। समझ आ रही है बात, ये बीच का एरिया या कहो ये बीच की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है इतनी, माइनस 0.5 से प्लस 0.5 तक। तो ये कैसे ढूंढा जाएगा, फिर से बोल रहा हूं मेन लॉजिक आपका वही होता है कि भाई प्लस माइनस किसका करना है। पहले हमें क्या ढूंढना था पता है, इस साइड का एरिया है कि नहीं, आगे वाला जो हमने सम किया भाई इस साइड का मोर देन का एरिया, तो उसमें पूरा ले रहे थे कि पूरा इस साइड 0.5 है, उसमें से आगे का एरिया माइनस। अब तो ढूंढना ही आगे का एरिया है ना। अगर 0.5 है तो पीछे अगर हम लोग 0.5 की वैल्यू लिखेंगे अगर, तो 0.5 की वैल्यू मतलब क्या मिलेगा, 0 से 0.5 तक का एरिया मिलेगा ना। वो जो वैल्यू दी गई होती है वो वैल्यू कहां तक की दी गई होती है, 0 से ना, बराबर ना, 0 से 0.5 तक का एरिया मिल जाएगा। और इस साइड भी ढूंढना है तो इस साइड भी अगर 0.5 की वैल्यू ढूंढेंगे तो ये भी 0 से 0.5 तक का आंसर मिल जाएगा। मतलब इस साइड की प्रोबेबिलिटी और इस साइड की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम प्लस करें तो ये टोटल मिल जाएगा ना, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं। इसमें प्लस करेंगे माइनस नहीं, 0 से 0.5 इस तरफ भी, 0 से 0.5 इस तरफ भी, दोनों साइड का प्लस करें तो हमें यह आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही है बात। तो यहां पे अगर लिखें कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, कि Z स्कोर टेबल के हिसाब से अगर हम वैल्यू लिखें ना तो उस वैल्यू में हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है माइनस 0.5 Z टू 0.5, माइनस 0.5 से 0.5 तक, तो ये पहले 0 से माइनस 0.5 तक इस साइड का अगर आंसर ढूंढें तो 0.5 का आंसर कितना, अब टेबल में चेक करो कि टेबल में होगा यहाँ 0.5 और 0.5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसकी वैल्यू पहली दी गई होगी, बरोबर ना, 0.5 की वैल्यू दी गई होगी। वो 0.5 की वैल्यू कितनी है, वो है कुछ 0.1915, कितनी वैल्यू है 1915, चेक कर लो कि यही वैल्यू है ना 0.5 की वैल्यू। और इस तरफ भी 0 से 0.5 की वैल्यू, तो वो भी वही आएगी ना 0.1915। समझ आ रही है बात, ये दोनों की वैल्यू ना, इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया प्लस, तो ये टोटल मिल जाएगा हमें। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 0.3830, 0.3830, ये हमारी प्रोबेबिलिटी। भाई 50 और 60 kg के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो वो प्रोबेबिलिटी इतनी मिल गई 3830। और अब इसे नंबर ऑफ पर्सन में कन्वर्ट करना है ना, तो वहां पे सेंटेंस लिख देंगे ना कि नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 50 to 60 kg इक्वल टू जो 0.3830 मल्टीप्लाई 500 करेंगे, टोटल पर्सन से मल्टीप्लाई ना, परसेंटेज हो तो मल्टीप्लाई 100 करते, नंबर ढूंढना है तो मल्टीप्लाई 500, कुछ ना ढूंढना हो तो बस ये आंसर, बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई 500 करें, कितना हो जाएगा 500 से मल्टीप्लाई कुछ अप्रोक्सीमेट 191 पॉइंट समथिंग, राउंड फिगर 192 आएगा, 192 192%।
मतलब 500 में से 192 ऐसे पर्सन हैं जिनका वेट 50 और 60 के बीच में है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना, ध्यान से इसे लिख लेना। तो अब वैसे ही थर्ड वाला करें कि जिसमें ढूंढना है लेस देन 35 kg वेट, 35 kg से कम कितने लोग हैं वो हमें ढूंढने हैं। अब तो थर्ड वाले में जो हमें लेस देन 35 ढूंढना है तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 35, 35 से कम। मैंने बताया ना लेस देन 35 तो 35 इस साइड लिखते हैं और उससे लेस। भाई मोर देन 70 ढूंढना था तो 70 यहाँ पर और उससे मोर ऐसे लिखा जाता है। तो अब सम तो वैसे ही करेंगे, पहले ये x है, पहले इसको z में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस मीन, तो मीन कितना 55 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 10, 35 माइनस 55 अपॉन 10। तो इनकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ z, अब z में क्योंकि ये z में कन्वर्ट हो जाएगा, 35 माइनस 55 तो 35 माइनस 55 माइनस 20 अपॉन 10 तो माइनस टू हमें बराबर। तो इनके ऊपर से अगर हम ग्राफ बनाए अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, भाई ये -2 और उससे लेस हमें ढूंढना है। -2 तो -2 कहाँ पे आएगा, माइनस साइड पे आएगा ना, प्लस और माइनस की साइन ध्यान रखना। -2 इस साइड आएगा तो यहाँ पे लिखें -2 और उससे लेस, -2 से कम, कम मतलब कहाँ तक जाएं, कुछ ना दिया हुआ तो इनफाइनाइट तक, मोर देन और लेस देन दिया हुआ ना तो इनफाइनाइट तक। सिंपल अगर याद रखना हो तो जब भी मोर देन दिया हुआ हो ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है मोर देन मतलब प्लस इनफाइनाइट तक जाना है, कहीं पर भी लाइन हो उससे प्लस इनफाइनाइट तक हमें चले जाना है, मोर देन वो। और जब भी लेस देन दिया हुआ हो ना तो लेस देन का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट तक हमें जाना है, बरोबर ना, वहां तक जाना है। भाई जहां पर भी लाइन बने, जैसे ये -2 है तो ये -2 और उससे लेस हमें ढूंढना है, लेस है ना इसमें, तो -2 से माइनस इनफाइनाइट तक। अगर कहते हैं भाई यहीं से ही मोर देन हमें फाइंड करना है, इसी का ही मोर देन, तो यहीं से ही प्लस इनफाइनाइट तक ये पूरा ले लेते हैं हम लोग। लेस देन हो तो उस लाइन से माइनस इनफाइनाइट तक, बरोबर। तो यहाँ लेस देन पूछा हुआ मतलब -2 से ये माइनस इनफाइनाइट तक ढूंढेंगे, यहां तक का आएगा ना ये पूरा एरिया। और इतना एरिया कैसे, अगर ये एरिया हमें नहीं ढूंढना है तो इतना आगे का एरिया ढूंढने के लिए फिर से माइनस ही करना पड़ेगा ना। कैसे हम लोग करेंगे कि पीछे अगर आप लोग 2 की वैल्यू ढूंढोगे, -2 या +2, बात तो वही होती है कि अगर पीछे 2 की वैल्यू ढूंढोगे तो वो वैल्यू आपको 0 से 2 तक की ही मिलेगी, 0 से 2 तक ये खाली पार्ट मिलेगा, ये पार्ट नहीं जो ढूंढना है। अगर ये हिस्सा ढूंढना है तो उसके लिए पहले 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर लिखेंगे और उसमें से ये आगे का खाली आंसर माइनस करेंगे। समझ आ रही है बात, ये लॉजिक ध्यान रखना। फिर से वही बात बोल रहा हूं, मेन लॉजिक आपके प्लस माइनस में होगा कि ये जो हमें फाइंड करना है वो कैसे ढूंढेंगे, पहले 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर, और इनफाइनाइट का आंसर कितना होता है 0.5, अभी बताया ना, 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर कितना 0.5, और उसमें से ये 0 से 2 तक का आंसर हम लोग माइनस करेंगे। तो उनकी वैल्यू अगर लिखें कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, Z स्कोर टेबल के हिसाब से लिखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z -2, भाई -2 से लेस हमें ढूंढना है। तो वो कैसे कि पहले पूरी वैल्यू, पहले हमेशा एंड तक पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, तो पूरी वैल्यू 0.5 माइनस 0 से 2 तक की वैल्यू। तो 0 से 2 तक की वैल्यू टेबल में चेक करो कि टेबल में आपका यहाँ 2.0 दिया हुआ होगा, 2.0 की पहली वैल्यू, सिर्फ 2 ही है ना, बराबर ना, सिर्फ 2 ही है, तो 2.0 की पहली वैल्यू कितनी दी गई है 0.4772, ये है ना 0.4772 ये वैल्यू है। तो इनका हम लोग माइनस करें ना, वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, जो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी 0.0, यहाँ पर 2, 2 और 8, 0.0228 ये प्रोबेबिलिटी मिली ना, जो लेस देन 2 हमें ढूंढना था। और इसे भी अगर हम लोग नंबर ऑफ पर्सन में कन्वर्ट कर दें कि नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट लेस देन
35 kg, 35 kg से कम वेट अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा 0.0228 मल्टीप्लाई 500 ना, टोटल नंबर 500 से मल्टीप्लाई, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हाफ 11.4 कुछ आएगा। 11.4 मतलब राउंड फिगर करो तो 11%, 11% ना, मतलब 11 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 35 kg से कम है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ये सम जो तीनों हमने फाइंड किए? ध्यान आया ना? इस चैप्टर के हर सम इतने लॉन्ग हैं, हाँ, तो ध्यान से समझने हैं। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन समझा ना हमने अच्छी तरह से, उसे फिर से एक बार देख लो, तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन भी साथ में समझ लें, इसमें सेम ही है, फिर क्वेश्चन 4 से नई मेथड आएगी। तो पहले थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग ध्यान से समझ लें, सेम कैसे दिया हुआ है। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ स्टूडेंट रेसाइडिंग इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल इज ₹2000 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 500। भाई हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है वो एवरेज एक्सपेंस, जो मंथली एक्सपेंस होता है वो उनका एवरेज 2000 दिया हुआ है, एवरेज मतलब मीन दिया हुआ है ना 2000, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 500 है। If the monthly expense of a student follow normal distribution, then number 1 find the percentage of student having expense between 750 and 1250। भाई परसेंटेज हमें ढूंढने हैं, भाई कितने परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट है जो महीने का खर्चा 750 से 1250 के बीच में करते हैं। दूसरा फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग एक्सपेंस मोर देन 1800, 1800 से ज्यादा खर्चा करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग एक्सपेंस लेस देन 2400, 2400 से कम खर्चा करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, वो हमें ढूंढना है। बरोबर ना? इसमें भी यही तीनों हमें फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहला वाला अगर फाइंड करें तो भाई पहले तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दें। भाई मीन वो दिया हुआ है हमें 2000 रुपीज, और स्टैंडर्ड डेविएशन ही दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना 500। पहला जो हमें फाइंड करना है ना, वो ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 750 से 1250, 750 से 1250 के बीच में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढी जाएगी? प्रोबेबिलिटी बिटवीन 750 x टू 1250, 750 से 1250 के बीच की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ना। और स्टेप्स भाई सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट करें z में, ये x दिया हुआ है z में कन्वर्ट करें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला के हिसाब से 750 माइनस मीन 2000 अपॉन 500, बराबर। यहां पर x, यहां पर भी 1250 माइनस मीन 2000 अपॉन 500, बराबर। तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें, इनका आंसर ढूंढे हम लोग, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 750 माइनस 2000, तो कितना -1250, और -1250 अपॉन 500 तो कुछ आ जाएगा 25 5 ना, तो -2.5, -2.5 z, और यहाँ पे 1250 माइनस 2000 तो कितना है, ये भी -750, -750 अपॉन 5 तो 15 5 है 75, -1.5, दोनों वैल्यू माइनस में ही रहेगी। ये z में कन्वर्ट हुआ, तो अब इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाए कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर इसमें ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ में कुछ ऐसा बनेगा, ये 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब ये पहला -2.5, तो -2.5 कहाँ आएगा? 0 के इस साइड माइनस में ना, ये सपोज ये आएगा -2.5, और वहां से -1.5, ये भी माइनस में ही है, तो माइनस वाला वो भी यहीं पे ही आएगा, -1.5 कहाँ पे आएगा? इससे पहले ना, पहले 1.5 और फिर 2.5 आएगा ना। 0 से जब शुरू करते हैं तो 0 1 2 ऐसे आता है ना, तो 0 के बाद पहला -1.5, दूसरा -2.5, तो ये 2.5 से 1.5 के बीच में ये एरिया हमें ढूंढना है, बराबर ना। ये एरिया या कहो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इसके बीच की। समझ आ रही है ना बात? ये जो हमें फाइंड करना हो, तो अब इनमें किसका प्लस माइनस करेंगे वो खास ध्यान देते हैं। अब इतना खाली बीच का एरिया ढूंढते हैं ना, तो उसके लिए पहले हमेशा 0 से एंड तक की प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ 2.5 है, 0 से 2.5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। 2.5 की वैल्यू पीछे टेबल पर से मिल जाएगी हमें।
बराबर ना। 2.5 की वैल्यू ढूंढेंगे मतलब 0 से 2.5 तक का एरिया हमें मिलेगा और उसमें से फिर आगे ये 0 से 1.5 का एरिया माइनस कर देंगे, बराबर ना। 0 से 2.5 ढूंढकर 0 से 1.5 आगे का ये खाली एरिया माइनस, तो बाकी का ये मिल जाएगा ना, बराबर ना। ये पूरा ढूंढकर इतना माइनस कर दें तो बाकी का ये बचेगा हमारा। समझ आ रही है बात, बराबर ना। तो पीछे 2.5 और 1.5 की वैल्यू हम लोग ढूंढे ना, तो उसमें लिखें कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, उस टेबल के हिसाब से अगर वैल्यू लिखें तो हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है -2.5 Z टू -1.5, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग आंसर ढूंढेंगे 2.5 का, पीछे तक का, कि 0 से 2.5 का आंसर। तो 2.5 का अगर हम आंसर ढूंढे वो मिल रहा है कुछ 4938। आप टेबल में देखो, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टेबल एग्जाम में भी मिलेगा ही। तो 2.5 उसमें जो पहला आंसर है, पहला ही ना, अगर 2.55 होता तो 2.5 और पीछे 5 में देखते, है कि नहीं। 2.53 होता तो 2.5 और पीछे 3 में देखते। समझ आ रहा है ना। ये तो खाली 2.5 है, तो 2.5 में पहली वैल्यू 0 की वैल्यू कितनी है 0.4938। तो 2.5 की वैल्यू 0.4938 माइनस 1.5 की वैल्यू ढूंढनी है ना, फिर 0 से 1.5, तो 1.5 की वैल्यू 1.5 में पहला वो कितना है 4332, 0.4332 और इन दोनों का माइनस, पूरे में से इतना माइनस तो बाकी का ये मिलेगा ना। तो इनका माइनस करें कितना मिलेगा 0.0606, 0.0606 ये प्रोबेबिलिटी मिली। और इस प्रोबेबिलिटी को किस में कन्वर्ट करना है, इसमें परसेंटेज में। आगे वाले सम में नंबर ऑफ पर्सन में कन्वर्ट करते थे, इसमें परसेंटेज में करना है कि भाई यहाँ पर मंथली एक्सपेंस, या ऐसे लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, percentage of student having monthly expense between, कितना था हमारा 750 between 750 to 1250। तो इनके परसेंटेज कैसे 0.0606 मिला, उसको मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो तो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 6.06%। कितना 6.06%। मतलब 6% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मंथली एक्सपेंस 750 से 1250 के बीच में है। समझ आ रही है बात। अब ऐसे ही सेकंड फाइंड करें कि जिसके अंदर दिया हुआ है एक्सपेंस मोर देन 1800 से ज्यादा किसका है वो हम लोग फाइंड करें। तो सेकंड में जो मोर देन 1800 हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए अब ऐसे लिखा जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1800 एंड मोर देन 1800। आगे वाले सम में भी हमने किया था 1800 और x यहाँ पर, और पीछे कोई नंबर नहीं, इनफाइनाइट तक। 1800 से कहाँ तक वो नहीं दिया हुआ, वो इनफाइनाइट तक। तो ये जो लिखा जाए इसे भी पहले z में कन्वर्ट करें ना। तो z में कन्वर्ट करने के लिए वही फॉर्मूला कि भाई पहले 1800 माइनस मीन वो 2000 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 500, ये x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1800 माइनस 2000 तो -200 अपॉन 500 तो -0.4, -0.42 z। अब z लिखा जाएगा ना, वो मोर देन दिया हुआ है, -0.4 से मोर हमें फाइंड करना है। तो उसके हिसाब से अगर ग्राफ बनाए ना कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू वहां पर हमारा ग्राफ बनेगा वही 0 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। तो -0.4 कहाँ, माइनस साइड ना, 0 से थोड़ा सा ही दूर आएगा यहाँ पर ये 0.4। अंदाजे से करते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। 0 से थोड़ा सा दूर 0.4, और 0.4 से मोर हमने आगे भी बताया, जब मोर देन दिया हुआ है तो प्लस इनफाइनाइट तक लिखना है। प्लस इनफाइनाइट मतलब 0.4 से प्लस इनफाइनाइट तक, ये पूरा हमें लिखना है, बराबर ना। मतलब कि ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 0.4 से मोर देन तक, ये कंप्लीट आंसर। समझ आ रही है बात। ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये कंप्लीट हमें फाइंड करना है ना। और इतना हिस्सा कैसे ढूंढेंगे,
कि अगर हम 0.4 की वैल्यू ढूंढे ना टेबल पर से, तो टेबल पर से 0.4 की वैल्यू मतलब 0 से 0.4 तक मिलेगा, इतना हिस्सा हमें मिलेगा, इतना हिस्सा आगे का। और ये पूरा हिस्सा ढूंढना है तो 0 से इनफाइनाइट तक का हिस्सा, तो उसका तो आंसर हमारे पास है ना। 0 से इनफाइनाइट तक की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 होती है कि नहीं? 0 से इनफाइनाइट तक वो तो 0.5 ना, तो आगे 0.4 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे और उसके आगे 0.5, ये कंप्लीट आंसर हमारा। समझ आ रही है बात? तो इनकी वैल्यू अगर हम लोग लिखें कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, उस टेबल के हिसाब से अगर वैल्यू लिखें जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है -0.4 एंड मोर, तो उनके आंसर में पहले 0 से 0.4 तक, तो 0 से 0.4 तक का आंसर पीछे टेबल में देखो 0.4 आपके दिया हो ना, 0.4 और उसमें पहली वैल्यू 0.4 में पहली वैल्यू कितनी आएगी? 0.1554, ये वैल्यू है ना टेबल पर से 1554, और प्लस 0.4 से इतना मिला और फिर आगे का पूरा ये ढूंढना है। अगर पूरा ढूंढना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.5, बराबर। तो 0.1554 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 0.6554 हो जाएगा, 6554, ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें ना, तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट having expenses more than 1800 equal to 0.6554 multiply 100। परसेंटेज के लिए 100 तो कितना आ जाएगा? 65.54%। तो टोटल 65.54% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका महीने का खर्चा 1800 रुपए से ज्यादा है। समझ आ रही बात? ये लॉजिक, ये सम ध्यान रखना। और ऐसे ही थर्ड वाला दिया हुआ है, एक्सपेंस लेस देन 2400, 2400 से कम खर्चा हो ऐसा हमें ढूंढना है। अब तो थर्ड वाले में जो लेस देन 2400 हमें फाइंड करना है, उसके लिए ऐसे लिखा जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2400। भाई 2400 और उससे लेस ये वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो इनके लिए भी वैसे ही, पहले x को z में कन्वर्ट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू यहाँ 2400 माइनस 2000 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 500, बरोबर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z, अब ये x का z में कन्वर्ट हो गया, 2400 माइनस 2000 तो 400 डिवाइड बाय 500 तो 0.8 कुछ होगा कि 0.8 और उससे लेस वो वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो उसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखें, ग्राफ बनाएं कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू जो ग्राफ बनेगा ना, तो उस ग्राफ में 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब ये 0.8 प्लस में है तो प्लस साइड पे 0.8, 0 से थोड़ा सा दूर 0.8 आएगा प्लस में, और उससे जो है वो लेस देन ढूंढना है। लेस देन मतलब क्या करते हैं? माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब जो लाइन बनी ना उस लाइन से माइनस इनफाइनाइट तक ये पूरा ढूंढना है। लेस देन मतलब माइनस इनफाइनाइट तक ना, तो यहाँ 0.8 से ये माइनस इनफाइनाइट तक की पूरी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी, बरोबर। आप शेड बरोबर करना, मेरा ऐसे हो रहा है तो ये पूरा आंसर हमें ढूंढना है। तो ये भी कैसे मिलेगा? हम जो पीछे 0.8 की वैल्यू ढूंढेंगे ना, अगर 0.8 की वैल्यू पीछे ढूंढें तो वो 0 से 0.8 तक का एरिया मिलेगा, इतनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। एरिया कहो या प्रोबेबिलिटी कहो, 0 से 0.8 तक जो है वो हमें आंसर मिलेगा अगर पीछे ढूंढेंगे। हमें ये भी तो आंसर पूरा ढूंढना है ना, तो उसके लिए 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर भी तो चाहिए, और 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर कितना होता है? वो तो 0.5 वही होता है ना, 0.5। यहाँ से यहाँ तक का आंसर टेबल पर से मिलेगा, और 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर वो तो 0.5 है, तो सीधे उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
जेड स्कोर टेबल कि अगर जेड स्कोर टेबल के हिसाब से लिखें, हमें ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड 0.8 कि 0.8 से लेस उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो ये आगे का हिस्सा है 0 से इनफाइनाइट तक, तो 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर कितना, वो तो होता है ना 0.5 प्लस 0 से 0.8 तक का हिस्सा, तो 0.8 का आंसर। तो 0.8 का आंसर टेबल में देखो कि 0.8 उसमें पहला आंसर वो दिया हुआ है 2881 तो 0.2881 समझ आ रही है बात। ये हो जाएगा ना इन दोनों का प्लस। 0.5 मतलब इतना पूरा एरिया और 0.08 मतलब ये एरिया जो हमें फाइंड करना है, बरोबर। तो इन दोनों का प्लस आ जाएगा 0.7881, ये प्रोबेबिलिटी मिली 0.7881। और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, वहां सेंटेंस में लिख दें कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स having expenses less than 2400, 2400 से कम एक्सपेंस हो तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा 0.7881 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के लिए 100 मतलब आंसर आ जाएगा 78.81%। भाई 78.81 ऐसे स्टूडेंट हैं, इतने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका खर्चा 2400 से कम रुपए है महीने का। समझ आ रही है बात। अब थोड़ा सम क्लियर हो रहे हैं कैसे हमें फाइंड करना है, बराबर। लॉजिक इस चैप्टर में बहुत ध्यान से रखना होगा आपको, ये सब सम ध्यान से समझना। अब जैसे क्वेश्चन 2 और 3 हमने देखा ना, सब ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो एकदम ध्यान से समझना है। 2 और 3 हमने समझा, उसे ध्यान से लिख लेना। अब क्वेश्चन 4 से ना एक और नई मेथड हमें सीखनी है, जो अब नई मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।